हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर 11 मार्केटिंग, आज हम पढ़ेंगे दैट इज प्रमोशन के बारे में, विच इज द फोर्थ पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो बेसिकली प्रमोशन मिक्स में हम क्या करते हैं, हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए हम प्रमोट करते हैं उसे बाय द यूज ऑफ वेरियस प्रमोशनल टेक्निक्स। तो बेसिकली प्रमोशन मिक्स क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल सोर्ट्स ऑफ प्रमोशनल एफर्ट्स, मतलब कि किसी भी तरीके के प्रमोशनल एफर्ट्स अंडरटेकन बाय अ कंपनी, जो एक कंपनी करती है ताकि टू रीच इट्स टारगेट ऑडियंस और कंज्यूमर्स। मतलब कि किसी भी तरीके के प्रमोशनल टूल्स या टेक्निक्स का यूज़ जो एक कंपनी करती है ताकि वो अपने टारगेट ऑडियंस या टारगेट कंज्यूमर्स तक पहुंच सके। तो बेसिकली प्रमोशन मिक्स में हमारी बुक में 4 मेन प्रमोशनल टेक्निक्स दी गई हैं, दैट इज एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। Right, so these 4 techniques are given in our book of promotion mix, that is advertising, sales promotion, personal selling and public relations. अब हम इन चारों टेक्निक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रमोशन मिक्स क्या होता है, सारे तरीके के जिन प्रमोशनल टेक्निक्स का हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कंपनी ताकि हम अपनी ऑडियंस या कंज्यूमर्स तक पहुंच सके, अपने प्रोडक्ट तक, अपने प्रोडक्ट को उन तक पहुंचा सके। नाउ द फर्स्ट प्रमोशनल टेक्निक या टूल जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आपने नॉर्मली देखी होगी, टीवी पे भी आती है, आप मोबाइल फ़ोन रन करते हैं उसमें भी किसी ऐप पे आती है, या आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उस पर भी आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिल जाती है, या फिर मैगजीन्स, कहीं भी आप एडवर्टाइजिंग देख सकते हो। बेसिकली एडवर्टाइजिंग इज़ द पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशनल टूल्स या फिर पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराने के लिए पे करते हैं, इन्वॉल्विंग एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो पे करती है एडवर्टाइजिंग कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सर एंड इट इज़ इम्पर्सनल इन नेचर। इम्पर्सनल इन नेचर का मतलब ये जो एडवर्टाइजिंग होती है ये किसी के साथ भी पर्सनल रिलेशन नहीं बनाती, दे आर बिकॉज फॉर द मास रीच। मतलब कि जैसे अगर मैं एक कंपनी हूँ, मैंने एक एडवर्टीजमेंट बनाई टीवी पे दिखाने के लिए, तो क्या ऐसा होगा कि वो हर एक के पास जाके बोलेगी कि आप ऐसे करो? क्या वो पर्सनल रिलेशंस बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। ऑब्वियसली इट्स बीन शोन ऑन द टीवी, सो दैट्स व्हाई एडवर्टाइजिंग इज इम्पर्सनल इन नेचर एंड इट इज़ द पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन प्लस इट इन्वॉल्व्स एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो एडवर्टाइजिंग क्या होती है, इट इज़ द पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन involving an identified sponsor and advertising is impersonal in nature. Now the next topic is role of advertising, मतलब कि एडवर्टाइजिंग क्या रोल प्ले करती है प्रमोशन में। सो बेसिकली मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज एडवर्टाइजिंग इज कैपेबल ऑफ मास रीच। मास रीच मतलब कि हम एडवर्टाइजिंग की मदद से बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। लाइक सपोजिंगली अगर मैंने टीवी पे एक ऐड दिखाया तो जितने भी लोग उस टीवी को देख रहे होंगे या उस चैनल को देख रहे होंगे तो मैं उन सब तक अपनी एडवर्टीजमेंट या अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचा पाऊंगी। सो दैट्स व्हाई एडवर्टाइजिंग इज कैपेबल ऑफ मास रीच। नेक्स्ट इज क्रिएट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बेसिकली आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो किसी फेमस एक्टर या फेमस पर्सनालिटीज़ को हायर करती है उनके जो प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए, राइट। तो बेसिकली अगर कोई लाइक सपोजिंगली मैं हूँ, मेरा कोई फेवरेट एक्टर है या फेवरेट एक्ट्रेस है, अगर वो किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट कर रही होगी तो मुझे यही लगेगा ना कि अगर ये इसकी कर रही है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ ताकि मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर सकूँ। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली एडवर्टाइजिंग में हमें ये बताया जाता है कि वो प्रोडक्ट हमें कैसे कैसे हेल्प करेगा या हमारी किन किन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर कंज्यूमर को ये पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट से उसकी ये नीड सेटिस्फाई होंगी, तो जब वो उसे परचेज करेगा उस प्रोडक्ट को तो ऑब्वियसली वो सेटिस्फाइड फील करेगा क्योंकि जो जो रिक्वायरमेंट थी उसका कंज्यूमर की वो उस प्रोडक्ट ने फुलफिल कर दी। नाउ द नेक्स्ट इज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ रीच इज लेस। मतलब कि बेसिकली इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोजिंगली मैंने अपने एक एडवर्टीजमेंट
शो करने के लिए टीवी पे, और उसमें जो कॉस्ट लगाई वो थी सपोजिंगली ₹1 करोड़, राइट। मैंने 1 करोड़ रुपीज़ स्पेंड किए ताकि मैं अपनी एडवर्टीज़मेंट कर सकूँ टीवी पे, और उस एडवर्टीज़मेंट जो मैंने 1 करोड़ की थी वो बेसिकली कितने लोगों ने देखी, सपोजिंगली वो देखी 10 करोड़ लोगों ने, मतलब कि 10 करोड़ लोगों ने मेरे प्रोडक्ट की वो एडवर्टीज़मेंट देखी। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 1 करोड़ लगा के मैंने 10 करोड़ लोगों तक अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को पहुँचा दिया। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ऑलमोस्ट मेरा कितना पड़ेगा, मतलब कि मैंने सपोजिंगली ₹1 से 10 कंज्यूमर्स तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी, या मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे को 0.10 रुपीज़ से एक कंज्यूमर तक अपनी मैंने इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी, राइट। मैं कह सकती हूँ कि मैंने 10 पैसे लगा के अपनी इन्फॉर्मेशन एक कंज्यूमर को पहुँचा दी। तो मतलब कि एडवर्टाइजिंग हो सकता है कि एक्सपेंसिव हो, लेकिन जब हम उसे पर यूनिट कॉस्ट में निकालते हैं तो दैट इज़ वेरी लेस। मतलब कि हो सकता है कि हमें लगे कि जो हमने एडवर्टीजमेंट की 1 करोड़ की बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे जो हमने पीपल तक पहुंचने के लिए लगाई, वो देखो कितनी कम आई, 0.10 पैसे, राइट। सो द नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेसिव मीडियम। अब बेसिकली एडवर्टाइजिंग को एक्सप्रेसिव मीडियम क्यों कहा जाता है? आप एड्स देखोगे ना टीवी पे, बहुत वेरी तरीके के एड्स आते हैं, कोई किसी प्रकार की, कोई किसी प्रकार की, कोई कुछ शो कर रहा होता है। तो बहुत ही अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है प्रोडक्ट को, उसके फीचर्स को। सो दैट्स व्हाई एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्सप्रेसिव मीडियम। नाउ द लास्ट पॉइंट इज इट इन्फॉर्म्स द टारगेट ऑडियंस अबाउट द प्रोडक्ट। ऑब्वियसली हम प्रमोशन ही किस लिए कर रहे हैं? ताकि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसे हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स, हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले। तो एडवर्टाइजिंग से भी यही होता है, दैट इन्फॉर्म्स द टारगेट ऑडियंस अबाउट द प्रोडक्ट। तो ये है सम रोल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, दैट इज कैपेबल ऑफ मास रीच, क्रिएट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, पर यूनिट कॉस्ट इज लेस, expressive and informs the target audience. Now the next topic is objections to advertising. अभी हमने पढ़ा कि एडवर्टाइजिंग क्या रोल प्ले करती है प्रमोशन में, लेकिन कुछ टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि किसी एडवर्टाइजमेंट की वजह से या फिर किसी कंपनी को उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है किसी प्रोडक्ट की, उसकी वजह से सोसाइटी की तरफ से ऑब्जेक्शन झेलने पड़े। अब बेसिकली ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग क्यों है, मतलब कि कुछ लोग एडवर्टाइजिंग को अपोज क्यों करते हैं, ये कुछ रीजंस मैंने लिखे। फर्स्ट है कॉस्टली प्रोसेस। ऑब्वियसली अगर हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर बहुत लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो दैट विल इंक्लूड कॉस्ट। और बेसिकली ये जो इतनी कॉस्ट, अच्छी खासी जो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग पे कंपनीज खर्च करती हैं, ये अपनी पॉकेट से नहीं करती हो, एक्चुअली दे शिफ्ट ऑल दैट बर्डन टू द कंज्यूमर्स। मतलब कि अगर सपोज मैं कंपनी हूँ, मैंने 10 करोड़ रुपीज़ खर्च किए एडवर्टीजमेंट पे, तो ऐसा नहीं है कि मैं वो अपनी पॉकेट से काटूंगी, बल्कि जो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट परचेज करेंगे मैं उसी में उस कॉस्ट को भी ऐड ऑन कर दूंगी। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ costly process and it adds burden to the consumers. Now the next is bad in taste. Basically bad in taste का मतलब क्या होता है? ऐसा भी हो सकता है कि जो सारी एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी नहीं कि वो सब गुड हो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसी हो जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल को अच्छी ना लगे, या फिर उन्हें ऐसा लगे कि वो उनको पॉइंट आउट करके बताई गई है, या फिर उनके टाइप के, उनके कल्चर को गलत बता रही है, एंड सो ऑन। जैसे कि जो फेयरनेस क्रीम्स वगैरह आती हैं तो उसमें बताया जाता है कि आप गोरे हो जाओगे एंड ऑल दैट। सो जो माइट भी जो ब्लैक पीपल है उनको फील हो कि उनको इंफीरियर फील कराने के लिए किया गया। सो दैट्स वाई सम एडवर्टीजमेंट्स कैन बी बैड इन टेस्ट। मतलब कि कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसी हो सकती हैं जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को ऐसी लगे कि वो उनको पॉइंट आउट करके उनको इंफीरियर या फिर उनके कल्चर को ख़राब या उनकी किसी भी रिलेटेड चीज़ को ख़राब दिखाने की कोशिश की गई है उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू। सो दैट्स वाई सम एडवर्टीजमेंट्स कैन बी बैड इन टेस्ट। नाउ द नेक्स्ट इज कन्फ्यूजन अमंग बायर्स। बेसिकली एडवर्टीजमेंट जो है वो कंज्यूमर्स या जो बायर्स हैं उनके माइंड में कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकती है, राइट। सपोजिंगली दो कंपनीज हैं और कोई भी कंपनी ले लो, किसी भी चीज़ में वो डील करती है, लाइक सपोजिंगली मैंने कहा सोप में डील करती है, एक्स कंपनी एंड वाई कंपनी। दोनों की जो एडवर्टीजमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब उनके फीचर्स भी सेम है। तो जो बायर्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम कौन सी उससे परचेज करें ड्यू टू द एडवर्टीजमेंट, राइट।
नाउ द नेक्स्ट इज अगेन सोशल वैल्यूज एट टाइम। बेसिकली आप इसको भी बैड इन टेस्ट से ही रिलेट कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कुछ टाइम पे कि किसी कंपनी की ऐसी एडवर्टीजमेंट हो जो सोशल नॉर्म्स है या जो सोशल वैल्यूज़ है उनके खिलाफ हो। एंड नाउ द लास्ट इज प्रमोट इंफीरियर क्वालिटी। हमने रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग में पढ़ा था कि बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग होती है दैट्स एन एक्सप्रेसिव मीडियम। मतलब कि हम किसी भी प्रोडक्ट को एक्सप्रेसिव वे में लोगों तक दिखा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ये भी करती है कि जो गुड्स अच्छे नहीं होते या जो प्रोडक्ट्स इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं उनको भी वो ऐसे शो करते हैं एज इफ दे आर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी और आर द बेस्ट, जिनको यूज़ करने के बाद कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाता। सो ऑल दीज आर द ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग। नाउ द नेक्स्ट टूल ऑफ प्रमोशन इज पर्सनल सेलिंग। बेसिकली पर्सनल सेलिंग को आप नेम से रिलेट कर सकते हो, पर्सनल एंड देन सेलिंग। मतलब कि जब एक इंडिविजुअल या जो कंज्यूमर है वो दूसरे इंडिविजुअल दैट इज जो सेलर या जो सेल्समैन है उसके साथ कॉन्टैक्ट में आता है थ्रू द ओरल कॉन्वर्जेशन एंड देन दे सेल द प्रोडक्ट। लाइक सपोजिंगली आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे घर के बाहर थोड़ी लेडीज़ या फिर फीमेल्स घूमती हैं बैग टांगे हुए जिसमें वो छोटे छोटे प्रोडक्ट सेल कर रही होती है, राइट। तो वो हमारे घर आते हैं, बोलते हैं जी आपको ये प्रोडक्ट चाहिए एंड देन दे सेल द प्रोडक्ट। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग। मतलब कि जब एक कंपनी कुछ वर्कर्स को हायर करती है ताकि वो घर से घर जाके या डोर टू डोर जाके उनके प्रोडक्ट्स को सेल करें बाय मेंटेनिंग अ पर्सनल रिलेशन विद द बायर, दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। मतलब कि इट्स अ प्रमोशनल टूल जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ या फिर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ रिलेशन बनाता है ताकि वो प्रोडक्ट को सेल कर सके। और वो रिलेशन कैसे बनता है? बाय ओरल कॉन्वर्जेशन। नाउ बेसिकली मैंने 4 फीचर्स लिखे हैं पर्सनल सेलिंग के, दैट आर फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल रिलेशंस, डायरेक्ट फीडबैक, मिनिमम वेस्टेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब बेसिकली फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल रिलेशन। ऑब्वियसली अगर मैं किसी इंडिविजुअल से बात कर रही हूँ, उसको कन्विंस कर रही हूँ कि आप मेरा प्रोडक्ट परचेज करो, तो ऑब्वियसली आई एम मेंटेनिंग सम पर्सनल रिलेशंस विद दैट इंडिविजुअल। सो पर्सनल सेलिंग में द सेलर इज एबल टू मेंटेन पर्सनल रिलेशंस विद द बायर। नाउ द नेक्स्ट इज डायरेक्ट फीडबैक। अब देखो, अगर मैं सपोज मैंने मैं सेल्स कर रही हूँ, मैं सेलर हूँ, मैं डोर टू डोर जा रही हूँ, उनको अपने प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ। मैं एक घर गई, मैंने उनको बोला जी आप मेरा प्रोडक्ट परचेज़ करो, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम आपसे परचेज़ नहीं करेंगे, मैंने लास्ट टाइम आपसे परचेज़ किए थे, जो प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा था ना वो ख़राब निकला, या फिर आपने जैसे बताया था वो वैसा उसका प्रोडक्टिविटी नहीं थी। तो ये जो डायरेक्ट फीडबैक हमें मिलता है कंज्यूमर से इन पर्सनल सेलिंग, दैट वी कैन गिव टू द कंपनी। मतलब कि बेसिकली जब पर्सनल रिलेशंस मेंटेन हो जाते हैं, जब ओरल कॉन्वर्जेशन हो रही है, तो जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली ही या ऑन द स्पॉट ही सेलर को अपनी प्रॉब्लम या फिर फीडबैक दे सकता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन और एनी अदर टेक्निक, बट इन पर्सनल सेलिंग। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। ऑब्वियसली इसमें जो एफर्ट्स हैं वो बहुत कम वेस्ट होते हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो जाके बहुत सारे लोगों को बेच देते हैं। तो बेसिकली जो इतनी लंबी चेन हमें फॉलो करनी पड़ती है, लाइक हम बहुत सारे होलसेलर रिटेलर्स को लगाते हैं बीच में, या फिर मैं एडवर्टाइजिंग करूं जिसके बाद लोग आए मेरा प्रोडक्ट खरीदें और फिर मैं वहाँ पे भी वर्कर्स हायर करूं ताकि वो मेरे प्रोडक्ट को बेचें, तो उन सब केसेस में बहुत सारे एफर्ट्स वेस्ट होते हैं। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली अपना जो प्रोडक्ट है वो सीधा पर्सनल सेलर्स को दे दूँ और वो सीधा जाके डोर टू डोर बेच दे, दैट इन्वॉल्व्स मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। नाउ द लास्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। बेसिकली इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो पर्सनल सेलर होता है वो कंज्यूमर की डिमांड या रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट की जो स्कीम्स है या जो उसके साथ वो फ्री वगैरह कुछ भी दे रहा है उसमें चेंज कर सकता है। लाइक सपोजिंगली मैं पर्सनल सेलर थी, मैं एक डोर पे गई, मैंने कहा कि आप ये मेरा प्रोडक्ट परचेज़ कर लो। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप मुझे मैं अगर इतने सारे परचेज़ करूँगी तो आपको मुझे इसके साथ ही देना होगा, या फिर आप इसके साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा दोगे तो ही मैं परचेज़ करूँगी।
तो बेसिकली पर्सनल सेलर ने सोचा कि यार ये इतने सारी बल्क क्वांटिटी में परचेज कर रही है, अगर मैं दे भी दूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या मुझे कोई लॉस नहीं होगा, बल्कि मुझे प्रॉफिट ही होगा। सो बेसिकली ये जो कुछ चेंजेस या फिर किसी भी टेक्निक जो पर्सनल सेलर यूज़ करता है कंज्यूमर को कन्विंस करने के लिए, वो ऑन द स्पॉट चेंज कर सकता है, एंड दैट्स वाई पर्सनल सेलिंग इज़ अ फ्लेक्सिबल टेक्निक। बेसिकली एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, जो हमने एडवर्टीजमेंट दिखाई वो फिक्स है, चाहे वो किसी को पसंद आए या ना आए। लेकिन पर्सनल सेलिंग में जो एक पर्सनल सेलर होता है, वो जो सामने वाला है उसकी अकॉर्डिंगली अपनी बातों को मॉडिफाई करके सामने वाले को कन्विंस कर सकता है ताकि वो उसका प्रोडक्ट परचेज करे। सो दैट्स व्हाई इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। नाउ द थर्ड प्रमोशनल टूल इज सेल्स प्रमोशन टेक्निक। अब बेसिकली सेल्स प्रमोशन टेक्निक में हम सेल्स को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। थोड़ी सी मैंने अभी लिख दी है, थोड़ी सी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ रिबेट। बेसिकली रिबेट क्या होती है, लाइक सपोजिंगली अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो ₹10 का है, राइट, तो मैं कहूँगी कि आप जो इसका MRP है दैट इज़ ₹10, उससे कम प्राइस पे इसे परचेज कर सकते हो, दैट इज सपोजिंगली ₹9, राइट। तो मतलब कि जब हम अपने प्रोडक्ट को उसके MRP से कम रेट पे सेल ऑफ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिबेट। मतलब कि मैंने अपना ₹10 वाला प्रोडक्ट जब ₹9 में बेचा तो ₹1 का बेसिकली क्या मैंने दिया कंज्यूमर को, रिबेट। सो द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, selling the product at a price lower than the MRP is called rebate. Now the next term is discount. Basically discount भी यही होता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को MRP से कम रेट पे बेचूं, लेकिन रिबेट और डिस्काउंट में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। रिबेट जो होता है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में होता है, मतलब कि आपको सपोजिंगली इतने ₹5 का डिस्काउंट मिलेगा, ₹5 का या 10 का या 100 का। और डिस्काउंट जो होता है वो ऑलवेज परसेंटेज में होता है। मतलब कि रिबेट और डिस्काउंट में हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को MRP से कम रेट पे ही बेचते हैं, लेकिन रिबेट जो होती है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में होती है, मतलब कि आपको इतने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा एंड ऑल दैट। लेकिन जो डिस्काउंट है वो हमेशा परसेंटेज में होता है। मतलब कि मैंने कहा कि अगर ये ₹10 का प्रोडक्ट है तो आपको इस पर 10% ऑफ होगा, तो आपको ये ₹9 का पड़ जाएगा। और अगर ये ₹100 का है तो आपको 10% ऑफ होगा, तो ये आपको ₹90 का पड़ जाएगा, एंड सो ऑन वट एवर मे बी द केस। तो मतलब कि रिबेट और डिस्काउंट क्या होते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को MRP से कम रेट पे बेचें, लेकिन रिबेट एब्सोल्यूट टर्म्स में होता है और डिस्काउंट इज ऑलवेज इन परसेंटेज। नाउ द नेक्स्ट इज रिफंड। बेसिकली रिफंड का मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई अपना गुड सेल किया, अपना प्रोडक्ट सेल किया, तो कंज्यूमर जब उसे परचेज कर लेता है तो उसके बाद हम उसे कुछ बेनिफिट देते हैं। लाइक सपोजिंगली कि अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करोगे तो उसमें आपको एक कूपन मिलेगा, जो आप कूपन दिखाने पे आपको एडिशनल ₹5 वापस मिलेंगे या ₹10 या एनीथिंग। लाइक सपोज मैंने कहा कि आपको परचेज करना है, इसमें से एक कूपन निकलेगा, अगर आप वो कूपन अपने शॉपकीपर को दिखाओगे तो आपको इतने ₹, का गिफ्ट वाउचर या फिर इतने ₹, का बेनिफिट मिल जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल रिफंड। मतलब कि द बेनिफिट दैट वी गिव टू द कंज्यूमर आफ्टर ही हैज़ परचेज्ड द प्रोडक्ट एंड पेड फॉर द प्रोडक्ट, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। बेसिकली प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है हम उसी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट साथ में फ्री या फिर डिस्काउंटेड रेट्स पे दें कंज्यूमर को। लाइक सपोजिंगली मेरा प्रोडक्ट है टी का, ठीक है, मैं टी मैन्युफैक्चर करती हूँ और मैं टी को सेल करती हूँ, तो मैं उसके साथ कप फ्री दे सकती हूँ या फिर कुछ भी ऐसा जो टी से रिलेटेड हो वो अगर मैं फ्री देती हूँ, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। इट कैन बी फ्री और एट डिस्काउंटेड प्राइजेस और एनी सेल्स प्रमोशन टेक्निक। मतलब कि लाइक सपोजिंगली मेरा बिजनेस है, लाइक सपोज मेरा बिजनेस है स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर करने का, ठीक है, मैं स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर करती हूँ, तो उसके साथ मैंने फ्री क्या दिया या फिर मैंने उसके साथ डिस्काउंटेड रेट्स पे दे दिया बैक कवर या फिर टेम्पर्ड ग्लास या फिर ईयरफोन्स। तो ये सब जो उस एक्चुअल प्रोडक्ट से लिंक्ड है या रिलेटेड है, उनको जब मैं उस एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ फ्री या फिर किसी और स्कीम के थ्रू देती हूँ
दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब कि एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ उसका लिंक्ड प्रोडक्ट देना। नाउ द नेक्स्ट इज क्वांटिटी गिफ्ट। बेसिकली क्वांटिटी गिफ्ट को आप क्वांटिटी से रिलेट कर सकते हो, मतलब कि जब हम एक ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज कर दें या उससे रिलेटेड बेनिफिट दे। लाइक सपोजिंगली मैंने कहा कि जो ये प्रोडक्ट है ये ₹10 में आपको 100 ग्राम मिलता था, अब आपको 150 ग्राम मिलेगा। तो बेसिकली जो 50 ग्राम मैंने एक्स्ट्रा दिया, दैट इज़ क्वांटिटी गिफ्ट, मतलब कि नॉर्मल जो मेरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी थी उसको मैंने इंक्रीज कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटी गिफ्ट। या फिर ये हो सकता है कि मैं कहूँ कि अगर आप आपने सपोज जो वॉशिंग पाउडर्स होते हैं उनके साथ देखा होगा कि अगर आप 5 kg वॉशिंग पाउडर परचेज करोगे तो उसके साथ आपको 1 kg का पैक फ्री मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटी गिफ्ट। और वॉशिंग पाउडर में भी एक स्कीम आती है कि अगर आप 5 किलोग्राम का पैक परचेज करोगे तो उसके साथ आपको एक टम्बलर मिलेगा या कंटेनर मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। कि जो उससे लिंक्ड है, दैट इज़ कंटेनर और टम्बलर, वो आपको मिलेगा तो वो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर सेम क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिल रही है, मतलब कि 5 kg परचेज करने पे आपको 1 kg फ्री मिल रहा है या फिर उसी में एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटी गिफ्ट। सो ये 5 फर्स्ट सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स है, दैट इज़ रिबेट एंड डिस्काउंट, मतलब कि दोनों में हम प्राइस कम करते हैं लेकिन हमारा जो डिफरेंस है वो इस टाइप की एब्सोल्यूट में होता है और ये परसेंटेज। नाउ द नेक्स्ट फ्यू सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स आर दिस, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइन गिफ्ट्स। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपने कोई गुड परचेज किया तो उसके साथ आपको एक कूपन मिला कि आप उसको स्क्रैच करो और उस पर जो होगा वो आपको गिफ्ट मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। सो दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंड गिफ्ट्स, मतलब कि जैसे मैंने कहा कि आप एक गुड परचेज करोगे, आप इतनी क्वांटिटीज़ की परचेज करोगे तो आपको एक कूपन मिलेगा, स्क्रैच करो उसे और जो उस पर होगा आपको वो ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। सो दैट इज़ इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंड गिफ्ट्स। नेक्स्ट है लकी ड्रॉज। लकी ड्रॉज को भी आप इसी से लिंक करो कि जैसे मैंने कहा कि आप इतनी क्वांटिटी परचेज करोगे हमारे प्रोडक्ट की तो आपको एक कूपन मिलेगा, आपको वो कूपन हमें सबमिट करवाना है और फिर थोड़े टाइम के बाद या फिर इस डेट को एक लकी ड्रॉ होगा। उस लकी ड्रॉ में जो विन मतलब जीतेगा उसे हम फर्स्ट प्राइज़ वाले को ये देंगे या सेकेंड प्राइज़ वाले को ये देंगे एंड ऑल दैट। सो दैट कम्स अंडर लकी ड्रॉ। बेसिकली इंस्टेंट ड्रॉज एंड लकी ड्रॉज में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि ये ऑन द स्पॉट या फिर जब सेल होता है प्रोडक्ट तभी हो जाता है एंड दिस इज डन जब हमारी जो सेलिंग है वो हो जाती है उसके बाद होते हैं लकी ड्रॉज। सो इन दोनों में भी यही डिफरेंस है। नाउ द नेक्स्ट इज यूजेबल बेनिफिट। अब बेसिकली यूजेबल बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ ऐसा बेनिफिट दे कंज्यूमर को जो कंज्यूमर यूज़ कर सके, मतलब कि लाइक सपोजिंगली आपने देखा होगा लेस के पैकेट पे या फिर किसी भी बहुत सारी चीज़ों के पैकेट पे ऐसे लिखा आता है कि आप इस कोड को SMS करो फिर आपको पेटीएम का ₹10 या ₹20 का कैशबैक मिलेगा। सो दैट कैशबैक या फिर जो हमें टॉक टाइम मिलता है दैट ऑल कम अंडर यूजेबल बेनिफिट, मतलब कि ऐसे बेनिफिट जो हमारे प्रोडक्ट से तो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होते तो वो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में आ जाते। मतलब कि अपने कंज्यूमर्स को कुछ ऐसे बेनिफिट प्रोवाइड करना जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड ना हो लेकिन कंज्यूमर को बेनिफिट दे। जैसे कि अगर मैंने लेस का पैकेट मैं अपना सेल कर रही हूँ, मैं लेस मैन्युफैक्चरर हूँ, तो क्या टॉक टाइम देना मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है? ऑब्वियसली रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं वो अपने कंज्यूमर्स को दे रही हूँ एज ए यूजेबल बेनिफिट जो मेरे कंज्यूमर्स यूज़ कर सकते हैं, हालांकि वो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ देती तो वो किसके अंडर आता? प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के अंडर। और इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि जैसे आता है ना कि आप स्टैंड अ चांस टू विन अ ट्रिप, तो ये सारे या फिर कैशबैक या टॉक टाइम, तो ये सारे जो बेनिफिट्स होते हैं दे ऑल कम अंडर यूजेबल बेनिफिट। नाउ द नेक्स्ट इज सैम्पल्स और कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट का मतलब तो आपको जानते ही होंगे कि आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो एक कॉन्टेस्ट होगा, उसमें जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चंस का आंसर देगा या जो हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड सब कुछ जानता होगा उसे हम ये देंगे या वो देंगे, या फिर हम एक कॉन्टेस्ट करा रहे हैं जिसमें आपको हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करके कुछ ऐसा कुछ बनाना है और जो सबसे अच्छी तरीके से बनाएगा वो कॉन्टेस्ट जीतेगा और हम उसे कुछ बेनिफिट देंगे।
तो ये तो हो गया किसी भी तरीके से कॉन्टेस्ट कराना ताकि हम अपने प्रोडक्ट को भी सेल कर सकें, प्रोडक्ट रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकें। एंड द नेक्स्ट इज सैम्पल्स। बेसिकली सैम्पल्स में क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है इंडिविजुअल्स के बीच या पब्लिक के बीच, ताकि उसके प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस क्रिएट हो सके या लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। तो मतलब कि जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज कॉल्ड सैम्पल्स। नाउ द लास्ट इज फुल फाइनेंस। बेसिकली फुल फाइनेंस का मतलब क्या होता है, कुछ कंपनीज ये ऑफर करती है, ये नॉर्मली टेक्नोलॉजिकल जो टेक्नोलॉजी में डील करती है कंपनी, उसमें होता है कि वो कहते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स में हमारे गुड्स को परचेज कर सकते हो एट 0% इंटरेस्ट रेट। तो फुल फाइनेंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली व्हेन इट इज 0% इंटरेस्ट रेट ऑन EMI या फिर जो इंस्टॉलमेंट्स है। मतलब कि फुल फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि हम आपको ये प्रोडक्ट EMIs में या इंस्टॉलमेंट्स में देने को तैयार है और साथ ही साथ आपको कोई इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। दैट कम्स अंडर फुल फाइनेंस। तो ये सारी है सेल्स प्रमोशन टेक्निक जो हमने पढ़ी, दैट इज रिबेट, डिस्काउंट, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी गिफ्ट, इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइन गिफ्ट्स, रिफंड, लकी ड्रॉज, यूजेबल बेनिफिट, सैम्पल कॉन्टेस्ट एंड फुल फाइनेंस। तो कंपनी कोई भी इनमें से एक टेक्निक या फिर किसी का भी कॉम्बिनेशन इन टेक्निक्स का यूज़ कर सकती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में और साथ ही साथ अपनी सेल्स को भी इंक्रीज करने में। नाउ द फोर्थ प्रमोशनल टेक्निक इज पब्लिक रिलेशंस। बेसिकली पब्लिक रिलेशंस का मतलब क्या होता है कि जो एक कंपनी एज अ कंपनी हम जितने भी लोग हैं पब्लिक में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर जो हमारे कंज्यूमर्स है वो हो या हमारे कॉम्पिटिटर्स हो या फिर जो हमारे सपोर्टर्स हो, सबके बीच में हमारी कंपनी की इमेज को अच्छा बना के रखना बाय मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। राइट, स्टेक होल्डर्स मतलब कि स्टेक होल्डर्स बेसिकली होते कौन है, जिनका हमारी कंपनी के साथ कोई लिंक है या जिनका जो हमारी कंपनी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब कि पब्लिक रिलेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके माइंड में, उनकी आइज़ में हम अपनी कंपनी को अच्छा बना के रखें बाय मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद देम। अब ये गुड रिलेशंस किसी भी तरीके से हो सकते हैं, बाय ऑर्गेनाइजिंग एनी प्रोग्राम, इवेंट, एक्टिविटी और बाय एनीथिंग। तो बेसिकली पब्लिक रिलेशंस का रोल क्या होता है, मतलब कि हम जो स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं उसका एक्चुअल में रोल क्या होता है। फर्स्ट इज प्रेस रिलीजेस। बेसिकली जो पब्लिक रिलेशन टीम्स होती हैं वो क्या करती हैं कि टाइम टू टाइम प्रेस में, मीडिया में कंपनी रिलेटेड गुड इंफॉर्मेशन पास ऑन करते रहते हैं ताकि जो मीडिया है उसकी नज़रों में भी हमारी कंपनी अच्छी बनी रहे और साथ ही साथ मीडिया हमारी कंपनी को आगे भी, दैट इज़ जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स बन सकते हैं, उनको भी हमारी अच्छी इंफॉर्मेशन ही पास ऑन करें। मतलब कि प्रेस रिलीज में क्या होता है कि जो पब्लिक रिलेशन या PR टीम्स होती हैं वो कंपनी की गुड इमेज को मेंटेन करने के लिए टाइम टू टाइम अच्छी इंफॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड, कंपनी से रिगार्डिंग पास ऑन करती हैं मीडिया को। नाउ द नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। बेसिकली कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो PR टीम्स होती हैं वो जो हमारे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स या जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखती हैं, गुड कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखती हैं ताकि जब भी कभी हमारी कंपनी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो सो वी कैन गेट ऑल द रिसोर्सेज फ्रॉम द कॉर्पोरेट। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज लॉबिंग। बेसिकली लॉबिंग इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, राइट। तो बेसिकली लॉबिंग में क्या होता है, जो PR टीम्स होती हैं वो हमारी जो कंपनी है उससे रिलेटेड कुछ सपोर्टर्स बना देती है, कुछ लॉबी और सपोर्टर्स बना देती है गवर्नमेंट में। मतलब कि गवर्नमेंट जो है उसमें हमारे कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स को वो सपोर्टर बना लेती है हमारी कंपनी का, कि अगर हमारी कंपनी को कोई गवर्नमेंट से काम करवाना है
या फिर कोई ऐसा फेवर चाहिए गवर्नमेंट से जो हमारी कंपनी को बेनिफिट कर सकता है. सो these government officials which are the lobby supporters help us. तो मतलब लॉबिंग का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली PR टीम कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखती है और उनको हमारी कंपनी का गुड सपोर्टर बना लेती है, ताकि जब भी एक हमारी कंपनी को उनकी ज़रूरत हो तो वो हमें फेवर दिलाने में हेल्प कर सके. नेक्स्ट है प्रोडक्ट पब्लिसिटी. प्रोडक्ट पब्लिसिटी का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जो PR टीम है वो ये भी देखती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है एज अ कंपनी, जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसको हम कैसे पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, उसकी पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट कैसे कर रहे हैं. लास्ट इज काउंसलिंग. काउंसलिंग मतलब बेसिकली जो PR टीम्स होती है ये कंपनी की गुड इमेज को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करती हैं, लोगों को काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती हैं अपने प्रोडक्ट को भी सेल करने के लिए और साथ ही साथ सोशल अवेयरनेस के लिए भी. तो रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक रिलेशन. मतलब कि जो PR होता है बेसिकली हम क्यों करते हैं, किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करके रखते हैं. सबसे पहला है, मैंने आपको बताया कि हम पब्लिक रिलेशन में क्या करते हैं, अपनी कंपनी की अच्छी इमेज बना के रखते हैं सारे स्टेक होल्डर्स की आइज़ में. तो बेसिकली अगर हम अच्छी इमेज मेंटेन करके रखेंगे तो दैट विल हेल्प इन जनरेटिंग गुडविल ऑफ आवर कंपनी इन द मार्केट. नेक्स्ट इज बिल्ड क्रेडिबिलिटी. अब बेसिकली अगर हमारी अच्छी गुडविल होगी तो इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होंगे और साथ ही साथ हम अपनी क्रेडिट वर्दीनेस भी शो कर सकते हैं बाय द पब्लिक रिलेशंस. सो इट हेल्प्स टू बिल्ड द क्रेडिबिलिटी. नेक्स्ट है रिड्यूस प्रमोशन कॉस्ट. मैंने बताया कि PR टीम प्रेस रिलीज करती है और जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट की भी पब्लिसिटी हो जाती है एंड दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द प्रमोशन कॉस्ट. नाउ द नेक्स्ट इज स्टिमुलेटिंग सेल्स. अब बेसिकली अगर जो PR टीम है वो पब्लिक की आइज़ में अच्छी इमेज बना के रखेगी हमारी कंपनी की, हमारे प्रोडक्ट्स की, कोई गलती नहीं आएगी हमारे प्रोडक्ट में, ऑल द कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड एंड ऑल दैट, और हमारा प्रोडक्ट भी PR टीम अच्छे से पब्लिसिटी उसकी कर रही है, सो दैट विल हेल्प टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ आवर प्रोडक्ट. तो ये है मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक रिलेशन. और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक दैट इज प्रमोशन मिक्स ख़त्म होता है एंड मार्केटिंग मिक्स एज वेल. और हमारा चैप्टर भी यहीं पे फिनिश होता है. तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, मार्केटिंग क्या होती है, मार्केट क्या होती है, सेलिंग क्या होता है, फिर हमने पढ़ा फिलोसफीज दैट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल. फिर हमने पढ़ा मार्केटिंग मिक्स जिसके 4 P's होते हैं, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्रमोशन. तो हम यही इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं. कल से हम करेंगे लास्ट चैप्टर दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन. Do like our videos and subscribe to our channel Grounded to Grow for more videos. Thank you.